गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु आज मैं ARP अमित कुमार इतिहास विषय के अंतर्गत पुष्पभूति वंश की चर्चा करूंगा। पुष्पभूति वंश गुप्त वंश के साम्राज्य के बाद में जो अगला बहुत ही प्रभुत्वशाली वंश सामने आया वो है पुष्पभूति वंश। पुष्पभूति वंश की मुख्य बातों को आज हम इस सेशन में जानेंगे। पुष्पभूति वंश के अंतर्गत काफ़ी राजा महाराजा हुए। उनमें से एक बहुत ही प्रभावशाली राजा थे सम्राट हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के कारण ही इस वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि हमें इस पुष्पभूति वंश की जानकारी किन किन स्रोतों से माध्यम से मिलती है। पुष्पभूति वंश के ऐतिहासिक स्रोत: हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए हर्षचरित ग्रंथ में पुष्पभूति वंश का इतिहास मिलता है। ध्यान योग्य ये भी है, एग्जाम में प्रश्न इस तरह से भी आ जाता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। प्रश्न इस तरह से भी आ जाता है कि बाणभट्ट द्वारा किस ग्रंथ को लिखा गया। तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित को लिखा गया। तो ये आप लोग बच्चों इसको नोट कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के लेखों में हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। प्रश्न इस तरह से भी आ जाता है कि हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया। तो इसको आप नोट कर लें कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प में भी पुष्पभूति वंश के इतिहास मिलता है। तो ये सभी क्या है, पुष्पभूति वंश के ऐतिहासिक स्रोत, जिसके माध्यम से हमें उस समय पुष्पभूति वंश या जिसको हम वर्धन वंश कहते हैं उसके कौन कौन से राजा महाराजा हुए, कौन कौन से युद्ध लड़े गए, कौन कौन से उस समय की व्यवस्था किस तरह थी, समाज किस तरह का था और किस तरह की उस समय लोगों का रहन सहन था, ये सभी जानकारी हमें इन ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से मिलती है। पुष्पभूति वंश की हम संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। पुष्पभूति वंश जिसे हम वर्धन वंश भी कहते हैं, इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी में पुष्पभूति के द्वारा की गई थी। पुष्पभूति वंश 6वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली वंश माना जाता है और इसकी प्रारंभिक राजधानी आधुनिक हरियाणा के थानेश्वर में थी। पुष्पभूति वंश के प्रारंभिक राजा गुप्त राजाओं के सामंत थे और इस वंश में राजा पुष्पभूति के बाद नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन राजा हुए। इसमें ध्यान योग्य बात ये भी है कि जैसा कि आपने पहले भी इतिहास में पढ़ रखा है कि जो राजा महाराजा हुए, किसी के सेनापति, किसी के सामंत, जब किसी वंश का पतन होता है तो उसके किसी सेनापति या किसी मुख्य व्यक्ति द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, उसके द्वारा ही किसी नए वंश का शुरुआत कर दी जाती है। तो इसमें भी वही हुआ कि जब जो है गुप्त वंश का पतन हुआ तो ऐसी स्थिति में एक नए राजवंश की स्थापना शुरू हुई, वह था पुष्पभूति वंश। जानकारी करते हैं प्रभाकर वर्धन के बारे में। प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम क्या था? आदित्यवर्धन, और माता का नाम क्या था? महासेन गुप्त। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराज धीराज की उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हुए, एक का नाम था राजवर्धन और दूसरे का नाम हर्षवर्धन। साथ ही साथ एक पुत्री भी थी जिसका नाम था राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी वंश के अंतिम राजा ग्रहवर्मा के साथ कर दिया था प्रभाकर वर्धन की रानी जो थी उनका नाम यशोमती था। प्रभाकर वर्धन पुष्पभूति वंश के पहले स्वतंत्र राजा थे। जैसा कि आपको जानकारी है कि ये गुप्त राजाओं के क्या थे? सामंत थे, है ना। लेकिन प्रभाकर वर्धन ने अपने आप के एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और इसलिए उनको स्वतंत्र राजा के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार या संचालन किया। राज्यवर्धन के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। राजवर्धन के शासनकाल 605 ईस्वी में मौखरी वंश के अंतिम राजा ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के राजा देवगुप्त तथा बंगाल के राजा शशांक के द्वारा कर दी गई। मतलब राजवर्धन के ही शासनकाल में, मतलब उनकी
बहन थी, है ना? बहन के पति गृहबर्मा से उनकी विवाह कर दिया गया था। तो जो मालवा के राजा था देवगुप्त और बंगाल के राजा शशांक ने क्या किया, उनकी हत्या कर दी और गृहबर्मा की रानी तथा राजवर्धन की बहन राजश्री को बंदी बना लिया। जब यह समाचार राजवर्धन को मिला तो उन्होंने मालवा के राजा देवगुप्त की हत्या कर दी और कन्नौज के लिए प्रस्थान किया। परंतु रास्ते में ही बंगाल के राजा शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। तो इसमें प्रश्न इस तरह से भी आ जाता है कि जो है देवगुप्त ने किसकी हत्या की, तो देवगुप्त ने हत्या की गृहबर्मा की है। और देवगुप्त की हत्या किसने की, देवगुप्त की हत्या किसने की, राजवर्धन ने। राजवर्धन कौन थे, राजवर्धन जो है हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, है ना। तो इस तरीके से ये प्रकरण आगे चला। अब स्थिति क्या हुई आगे देखते हैं। पुष्यभूति वंश के ये हम अब चर्चा कर ही चुके हैं। अब चूंकि राजवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो सम्राट हर्षवर्धन जो है सामने आए और उनको उनको ही अपना सारा राजपाट देखना पड़ा। चलिए जानकारी करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। सम्राट हर्ष प्रभाकर जो वर्धन थे के पुत्र और राजवर्धन के उत्तराधिकारी थे। सम्राट हर्ष की माता का नाम यशोमती था। सम्राट हर्ष का जन्म 590 ईस्वी में पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर में हुआ। शुरुआत में हम बता चुके हैं इस बात को। सम्राट हर्ष ने 606 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त किया। सम्राट हर्ष का शासनकाल 606 से 647 के मध्य माना जाता है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित करके उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बनाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित करके कहाँ बनाई, तो ये आपको नोट करके रखें। इन्होंने थानेश्वर से स्थानांतरित किया उसको और कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई। सम्राट हर्ष ने परम भट्टारक, परमेश्वर, परम देवता, सकलोत्तर, पथनाथ और महाराज धरा जैसी प्रख्यात उपाधियां धारण की। सम्राट हर्ष ने बल्लवी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया, परंतु उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर बाद में उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। सम्राट हर्ष बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। प्रश्न यह आता है सम्राट हर्ष किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट हर्ष ने असम के राजा भास्कर वर्मा के साथ मिलकर बंगाल के गौड़ राजा शशांक के पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि शशांक ने ही उनके जो बहन के पति और उनके भाई की हत्या की थी, तो प्रतिशोध स्वरूप उन्होंने शशांक को भी साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। कर्नाटक के एहोल मेगुली अभिलेख के अनुसार सम्राट हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किया, परंतु पराजय का सामना करना पड़ा है। और ये प्रश्न ये भी आ जाता है कि किस नदी के तट पर इन दोनों के बीच में यानी पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ, तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। सम्राट हर्ष के शासनकाल में कन्नौज बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, इसलिए उसे महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग सम्राट हर्ष के शासनकाल में ही भारत भ्रमण के लिए आए। ये हमने पहले भी चर्चा कर रखी है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया, तो वो आया हर्षवर्धन के शासनकाल में। 643 में सम्राट हर्ष के द्वारा कन्नौज में एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 20 सामंत, 3000 बौद्ध साधु, 3000 जैन साधु, 1000 नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक और 500 ब्राह्मणों को बुलाया गया। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग के द्वारा की गई थी। 644 में सम्राट हर्ष के द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयाग, जिसका पूर्ववर्ती नाम इलाहाबाद है, में एक विशाल महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था और इस सभा का आयोजन प्रति 6 वर्ष में एक बार किया जाता था। सम्राट हर्ष के द्वारा लिखे गए ग्रंथों के अनुसार उनके शासनकाल में 3 प्रमुख धर्म थे। प्रथम बौद्ध धर्म, द्वितीय जैन धर्म और तृतीय ब्राह्मण धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट हर्ष के शासनकाल में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध विहार और गुरुकुल में जाना पड़ता था और उच्च शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में जाना पड़ता था। सम्राट हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांव दान में दिए थे, जिससे सभी छात्र मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकें। सम्राट हर्ष के दरबार में बाणभट्ट, मयूर, हरिदत्त, जयसेन, मातंग और दिवाकर मित्र रहते थे। दरबारी थे सारे। सम्राट हर्ष स्वयं एक विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत में रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा नामक ग्रंथों की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, है ना। ये एग्जाम में भी आ जाता है कि इन्होंने किन किन की रचना की।
सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। सम्राट हर्ष के शासनकाल में प्रदेश को भुक्ति कहा जाता था और उसके प्रमुख को उपरिक्त महाराज कहा जाता था। सम्राट हर्ष के शासनकाल में किसानों से उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। तो इस तरीके से जो है हमने पुष्यभूति वंश और इसके राज्यवर्धन और उनके हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, है ना, इन सभी के बारे में जानकारी की। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पुष्यभूति, पहला प्रश्न है, आप कुछ देर वेट करके अपने आप भी आंसर देने का प्रयास करें। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना कब हुई? 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में या 9वीं शताब्दी में? बताइए इसका आंसर क्या होगा। दस सेकेंड का समय दे रहा हूँ आपको। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर है ए, 6वीं शताब्दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? अभी हम कुछ देर पहले चर्चा कर चुके थे। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति, दंतिदुर्ग, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त प्रथम? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ए, पुष्यभूति। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, कन्नौज या वैशाली? फटाफट बताइए इसका आंसर। पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी बी, थानेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन, नंदीवर्धन, हर्षवर्धन या अशोक? तो पहला जो इसका पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक था वो था ए, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज और परम भट्टाकारक दोनों ही, यानी इसका आंसर सी, ये इसका आंसर है, तीनों ही, ये दोनों ही इसके उन्होंने उनका धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थी? प्रभाकर वर्धन की संतानें थी टोटल 3। कितनी थी? 3। एक तो राजवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन और तीसरा था राजश्री। तो ये आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन के पुत्रों के नाम क्या थे? प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, आपको पता है। एक का नाम था राजवर्धन, दूसरे का हर्षवर्धन, और तीसरी जो थी पुत्री थी उसका नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? राजश्री का विवाह गृहवर्मा, गृह शर्मा, आनंदवर्धन या नंदवर्धन? राजश्री का विवाह हुआ था गृहवर्मा के साथ में। चलिए, गृहवर्मा की हत्या किसने की थी? गृहवर्मा की हत्या की थी देवगुप्त ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, देवगुप्त को किसने मार डाला? देवगुप्त को राजवर्धन ने मार डाला। आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा है कि आप लोग इसी तरीके से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहेंगे। आने वाले दिनों में अगले सेशन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।